प्रश्न है, मैं और मेरे पार्टनर में कौन नार्सिसिस्ट है, कैसे पता लगाएं? देखिए, ये बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। मैं इसको एक उदाहरण से थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे बहुत तेजी से कार चलाएं, तो जब तेजी से आप कार चलाते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि ड्राइवर गलती कर रहा है कि दूसरे लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि अगल बगल चलने वाले लोग भी अचानक सामने आ रहे हैं, जानबूझ करके सामने आ रहे हैं। यानी ड्राइवर की जो रैशनेस है, जो ड्राइवर की गलती है तेजी से गाड़ी चलाना, ये गलती दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती है, क्योंकि तेजी से चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है चीजों की गलती है जो बहुत तेजी से सामने आ रही, ड्राइवर की गलती नहीं, लोगों की गलती है जो बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ये एक ऐसा नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जैसे ड्राइवर की गलती को चीजों के ऊपर प्रोजेक्ट करना आसान हो जाता है, वैसे ही नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट में नार्सिसिस्ट की गलती को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करना आसान हो जाता है। और ऐसा लगता है जैसे कि समझ में नहीं आता कि कौन नार्सिसिस्ट है, आप नार्सिसिस्ट हैं कि दूसरा नार्सिसिस्ट है, पता नहीं चल पाता कि कौन नार्सिसिस्ट है। तो ये कंफ्यूजन आपका नेचुरल ही है। तो मैं कुछ हिंट्स आपको देता हूं, उन हिंट से आप चीजों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले नार्सिसिस्ट की कुछ क्वालिटीज के बारे में आपको बता दूं। देखिए, नार्सिसिस्ट जो होता है, जैसे इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में आप जाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन बहुत ही कठिनाई से बीता होता है, और जब किसी का बचपन कठिनाई में बीतता है, बहुत ज्यादा ज्यादा कठिनाई अगर बढ़ जाए, तो हम एक डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करते हैं। वो डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि हम अपनी संवेदनशीलता और अपनी फैंटेसी, दो में से किसी एक चीज को चुन लेते हैं। एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं और अपनी वल्नरेबिलिटी को छोड़ देते हैं, एक ड्रीम में जीने लग जाते हैं और अपनी असलियत को छोड़ देते हैं। अपनी असलियत, जो अगली असलियत है, उस अगली असलियत को छोड़ देते हैं और ड्रीम वर्ल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा ही होता है, वो एक ड्रीम वर्ल्ड को अडॉप्ट कर लेता है, और वो एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड होता है जिस ड्रीम वर्ल्ड का वो सुपर हीरो होता है, और इस तरीके से वो जीने लग जाता है। आप कभी भी ये नोट कीजिए, आप भी ऐसा बहुत बार करते हैं। सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत फैंटेसी में हम जीते ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी जगह जाते हैं जहां आपको वहां पे प्रॉब्लम है, और आप अपने आप को वहां थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, जैसे कि आप बहुत योग्य हैं। जब आप अपने आप को थोड़ा सा योग्य दिखाते हैं वहां पे जहां पे कठिनाई है, तो अगली बार जब आप वहां जाते हैं तो आप अपने आप को योग्य समझ करके ही वहां जाते हैं, और दूसरे लोग भी आपको योग्य समझते हैं। और जब आप अपने आप को योग्य समझते हैं, तो फिर आपके अंदर के जो योग्यता की इंफॉर्मेशन है उसको भी आप जल्दी याद कर पाते हैं। तो इसीलिए हम अपना एक फैंटेसी वर्जन क्रिएट कर पाते हैं आसानी से, ताकि वो हमको डे टू डे जीवन जीने में आसानी रखे। तो ये एक टेक्निक है जिसको हम सब यूज करते हैं कठिन समय में सरवाइव करने में। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हम जानते हुए ये काम करते हैं, तो हम वो जो फैंटेसी वर्जन अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं उसको कुछ ही दिन में सस्पेंड कर देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। नार्सिसिस्ट ड्रीम वर्ल्ड में जीने लग जाता है और उसका सुपर हीरो बन जाता है, और जब वो सुपर हीरो बन करके उस ड्रीम वर्ल्ड में जीने लग जाता है, तो वही उसके जीने का सहारा बन जाता है, और वो उस ड्रीम वर्ल्ड में लॉक हो जाता है। उसका समय रुक जाता है, वो उसी में जीना शुरू कर देता है, उसी को सच मान लेता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, नार्सिसिस्ट कभी ये नहीं मानता है, खुद अपनी निगाह में जब अकेले में बात करता है, तो भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ग्रैंडियोस नहीं है। वो ऐसा नहीं मानता, वो हमेशा अपने आप को ग्रैंडियोस ही मानता है। यानी कि वो अपनी रियलिटी को सबसे पहले खुद नकारता है। इसे कहते हैं सेल्फ गैसलाइटिंग। पहले अपने आप को गैसलाइट करता है। सबसे पहली ट्रिक, सबसे पहली जो मैनिपुलेटिव टेक्निक है, वो सबसे पहली मैनिपुलेटिव टेक्निक नार्सिसिस्ट अपने ऊपर खुद इस्तेमाल करता है और अपने आप को गैसलाइट करता है, अपनी ही रियलिटी को नकार देता है और एक फैंटेसी वर्जन में अपने जीना शुरू हो जाता है। वो एक ऐसा फैंटेसी वर्जन है जिसमें कि वो अपने आप को लॉक कर लेता है और उसका समय रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि जब आप ये मान लेंगे कि, जैसे मान लीजिए कोई ये बच्चा ये मान ले कि वो किसी कंपनी का सीईओ है,
बीटेक कर रहा है मान लीजिए बच्चा, या कोई और एमबीए कर रहा है, वो बच्चा ये मान ले कि मैं कंपनी का सीईओ हूँ, तो फिर वो कभी सही सीईओ की तैयारी थोड़ी करेगा, वो अपनी पढ़ाई थोड़ी कर पाएगा, अपनी ग्रोथ के लिए एफर्ट थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही जो उसे बनना था वो बन चुका। तो जब ये आदमी अपने आप को पहले ही सुपर हीरो मान चुका है, तब तो ये अपनी एफर्ट्स कभी करेगा ही नहीं, अपने आप को बदलने की, अपने आप को चेंज करने की कोई एफर्ट ही नहीं करेगा। और जब आप एफर्ट नहीं करते हैं तो आपका एवोल्यूशन रुक जाता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, और इसी को कहते हैं डेड हो जाना। तो नार्सिसिस्ट की पहली क्वालिटी है कि ये डेड हो जाता है, क्योंकि इसका समय रुक जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि सुपर हीरो तो ये अपने आप को पहले ही मान चुका है। अब चूंकि ये अपने आप को सुपर हीरो मान चुका है, तो इसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रियलिटी टेस्टिंग में हमारी जो फैंटेसी है वो कोलैप्स ना हो जाए। तो रियलिटी टेस्टिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब रियलिटी टेस्टिंग को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? ऐसे सबूत, मतलब ऐसे लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि इसकी सुपर हीरो की इमेज को सपोर्ट करें। क्योंकि अगर इसकी सुपर हीरो की इमेज को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, या कम लोगों ने इसको सपोर्ट किया, तो इमेज कोलैप्स हो सकती है। कोलैप्स होने पर जो इसने अगली रियलिटी अपने अंदर दबाई हुई है, वो रियलिटी सामने एक्सपोज हो जाएगी, सामने दिखाई दे जाएगी, और ये परेशान हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरे लोगों को कंट्रोल करता है, उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है, ताकि ये इसको अटेंशन दे सकें, इसकी चापलूसी कर सकें, इसकी चाटुकारिता कर सकें, ताकि ये अपने आप को सुपर हीरो महसूस करता रहे, इसको सुपर हीरो का सपोर्ट, अपने सेल्फ को ये सुपर हीरो का सपोर्ट या उसकी प्रॉप जो है वो हमेशा प्रोवाइड करता रहे। तो ये ऐसा काम करता है, मतलब दूसरे को पनिश करता है ताकि वो उसके ड्रीम वर्ल्ड में फिट हो जाए और इसको सपोर्ट कर दें। अब दूसरे लोग इसके ड्रीम वर्ल्ड में कैसे फिट होंगे? दूसरे लोग जीवंत हैं, जीवंत लोगों को तो उनकी जीवन में 50 तरीके की प्रॉब्लम पैदा करता है, ताकि वो बिना किसी शिकायत के इसके ड्रीम वर्ल्ड में एंटर हो जाएं, ड्रीम वर्ल्ड के इसको स्वीकार कर लें, इसको एक सुपर हीरो की तरीके से एडमिट कर लें। तो यही अटेंशन और यही चाटुकारिता जो ये दूसरों से प्राप्त करता है, यही इसको एक इलेशन देता है। ये थोड़ा सा हैप्पीनेस नहीं होती इसके अंदर, अपने आप को बड़ा महसूस करता है, अपने आप को ऊंचा महसूस करता है, इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक इलेशन। और अगर ये एड्यूलेशन और इसको ना मिले, अटेंशन ना मिले, इसको चाटुकारिता ना मिले, चापलूसी ना मिले, तो ये कोलैप्स हो जाएगा, इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक डिप्लीशन। और ये चाटुकारिता, ये अटेंशन, ये दूसरे लोगों को मिलता रहे, यही इसको हमेशा दूसरे लोग प्रोवाइड करते रहे, ये इसी को हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक सप्लाई। और जब कोई इसकी ये सुपर हीरो की इमेज को चैलेंज करता है, तो ये बुरी तरीके से नाराज हो जाता है और इसको चोट पहुंचती है, इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक इंजरी। और इस इंजरी का ये बदला लेने के लिए दूसरे का पीछा करता है, दूसरे को परेशान करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत गुस्सा आता है, इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक रेज। ये सब कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब जहां तक इस नार्सिसिस्ट का सवाल है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये खुद ये बात नहीं जानता है कि ये इतना बड़ा आदमी नहीं है जितना ये अपने आप को समझता है। खुद इसके अंदर एक अंधापन है इस बात को लेकर के। और चूंकि इसके अंदर जितना ज्यादा इसके अंदर ये अगर कोई नार्सिसिस्ट ऐसा है जिसके अंदर जितना ज्यादा ये अंधापन होगा, उतना ही ज्यादा आप ये एक चीज और नोट करेंगे इसके बारे में कि इसके एक्शंस जो हैं उतने ज्यादा ऑटोमेटिक होंगे, उतने ज्यादा रिफ्लेक्सिव होंगे, उतने ज्यादा इसके एक्शंस इंस्टिंक्टिव होंगे। क्योंकि जब ये अपने आप को बड़ा मान चुका होगा, तो बस दूसरे के ऊपर तुरंत अटैक करेगा कि क्यों तुम आप मेरे को बड़ा नहीं मान रहे हो, क्योंकि मैं तो अपने आप को पहले ही बड़ा मान चुका हूं। यही फर्क है एक नार्सिसिस्ट और एक साइकोपैथ में। साइकोपैथ अटेंशन के लिए काम नहीं करता, चाटुकारिता के लिए काम नहीं करता। साइकोपैथ दूसरे को मूर्ख बना करके अपना काम निकलवाने के लिए काम करता है, दूसरे को मूर्ख बनाता है ताकि वो अपना कुछ काम निकलवा सके, अपना कुछ फायदा निकलवा सके। गोल ओरिएंटेड होता है साइकोपैथ, लेकिन ये गोल ओरिएंटेड नहीं है। इनको अटेंशन चाहिए, इनको अपनी सुप्रीमेसी चाहिए, इनका कंट्रोल बना रहे हर चीज के ऊपर, ये इनको चाहिए। और नार्सिसिस्ट को कभी भी ये पता भी नहीं चल पाता। अब भाई सबके अंदर तो एक अंतरात्मा होती ही है, कॉन्सेंस होता है, तो वो कॉन्सेंस जो है
कॉन्शियस जब अंदर है तो कॉन्शियस क्यों नहीं अवेकन हो पाता, क्यों कॉन्शियस हमेशा बैरिड रहता है, क्यों हमेशा कॉन्शियस दबा रहता है? देखिए यही जो इसकी ग्रैंडियोस इमेज अपने आप को बनाता है, सुपर हीरो की इमेज है, यही इसके कॉन्शियस को भी अवेकन होने से रोकती है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो आप समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति को सड़क पर पीट दूं, तो थोड़ी देर बाद अगर वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं कर पाता, कमजोर है, तो मेरी अंतरात्मा से ये आवाज आएगी कि तुमने इसको गलत पीटा, तो मैं अगले दिन जाऊंगा उससे माफी मांगू। ये माफी नहीं मांग सकता। जानते हैं क्यों माफी नहीं मांगता? ये माफी इसलिए नहीं मांगता क्योंकि इसका जो कॉन्सेंस है, इसकी जो अंतरात्मा है, वो दबी हुई रहती है, बैरिड रहती है। तो कैसे अंतरात्मा बैरिड हो जाती है? एक्चुअली जब आप किसी को पीटने का गलत काम करते हैं और आप एक अच्छे आदमी रहते हैं, तो आपके अच्छे आदमी होना और आपके गलत काम आपस में टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। उस कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व करने के लिए दूसरे से माफी मांगते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट फेस कर ही नहीं पाता, क्योंकि इसके बीच में जो है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इसका वो सुपर हीरो वाली इमेज आ जाती है, जो कि इसको कॉन्फ्लिक्ट महसूस ही नहीं होने देती। जैसे आप देखेंगे रेल के जो दो डिब्बे होते हैं, उनके डिब्बे के बीच में स्प्रिंग लगी होती है, तो जब भी वो डिब्बे टकराते हैं तो टक्कर का पता नहीं चलता, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो टक्कर खत्म कर देती है। उसी तरीके से इसके कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इसका जो सुपर हीरो की इमेज है वो स्प्रिंग का काम करती है, बफर का काम करती है। तो जैसे ही ये कोई गलत काम करता है, दूसरे को पनिश करता है, टॉर्चर करता है, तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट महसूस करने वाला होता है तो वही इमेज बीच में आ जाती है सुपर हीरो की। वो कहती है तुम तो अलग तरीके के आदमी हो, तुम तो सुपर हीरो हो, तुम तो किसी को मार सकते ही हो, तुम तो किसी को पीट सकते हो, तुम तो किसी को कुछ कर ही सकते हो। तो जब ये सब ये सोचने लगता है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाती है और कॉन्सेंस इसका दब जाता है। इसीलिए ये दूसरे को बिना इतना किसी गड़बड़ी की, बिना कोई अंदर गिल्ट के, इतना ये दूसरे को पीटता है, और इसीलिए इसके अंदर कोई कंपैशन नहीं हो पाता, ये दूसरे को इतना पनिश कर पाता है। इनफैक्ट दया जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दया इसके अंदर नहीं होती है। और दया, कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट के अंदर एम्पैथी नहीं होती है, नार्सिसिस्ट के अंदर हमेशा एम्पैथी होती है। एम्पैथी का मतलब है दूसरे के दुख और दर्द को समझ पाना। तो ये दूसरे के दुख और दर्द को समझता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन बस इसके अंदर दया नहीं होने की वजह से ये उस दुख दर्द का इस्तेमाल कर लेता है, उसका फायदा उठा लेता है। जब हमारे अंदर दया होती है तो हम दूसरे के दुख दर्द को जब देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं, उसको केयर करते हैं। जब हमारे अंदर दया नहीं होती तो दूसरे के दुख दर्द जानने की जो हमारी क्षमता है, उससे उसका फायदा और उठा लेते हैं। तो ये वही काम करता है, उसका फायदा उठाता है ताकि उसको अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर फिट कर सके। जहां तक इस व्यक्ति का सवाल है, देखिए एक शिकारी जानवर जो होता है, उस शिकारी जानवर के अंदर भी एम्पैथी तो होती ही है दूसरे जानवर को लेकर के। उसको पता होता है कि दूसरे जानवर की क्या कमियां हैं, दूसरे जानवर किस प्रॉब्लम में है, बस वो उसका फायदा उठा लेता है। तो इसे कहते हैं शिकारी, शिकारी के अंदर की एम्पैथी। तो जैसे एक शिकारी के अंदर एम्पैथी होती है, वैसी सिंपैथी इसके अंदर होती है। जैसे एक दयापूर्ण व्यक्ति के अंदर एम्पैथी होती है, वैसी इसके अंदर नहीं है। तो एम्पैथी एक शिकारी के अंदर भी है, एम्पैथी एक अच्छे आदमी के अंदर भी है, लेकिन बस दोनों एम्पैथी में अंतर यह है कि एक एम्पैथी में दया होती है, दूसरे एम्पैथी में दया नहीं होती। दया इसके अंदर नहीं होती है क्योंकि इसका कॉन्सेंस, जैसा कि मैंने अभी आप बताया, कॉन्सेंस इसका बैरिड कॉन्सेंस होता है, कॉन्सेंस इसका दबा हुआ होता है, कॉन्सेंस का इसको कोई पता नहीं होता अपने, क्योंकि इसकी सुपर हीरो की इमेज गलत काम करने की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक बफर का काम करती है, स्प्रिंग का काम करती है, उसकी चोट को कभी इसको महसूस होने ही नहीं देती। तो ये सब कुछ क्वालिटीज हैं एक नार्सिसिस्ट के अंदर। एक सुपर हीरो की इमेज के साथ जीना, दूसरे को का अटेंशन और उसकी चाटुकारिता से अपने आप को हमेशा अपना मानसिक रूप से उसके ऊपर निर्भर रहना, ताकि वो उससे अपनी सुपर हीरो की इमेज को बूस्ट कर सके। तो ये सब कुछ क्वालिटीज जो है एक नार्सिसिस्ट के अंदर होती है। अब रही बात आपकी कि आप कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर के कि आप नार्सिसिस्ट हैं कि नहीं, तो आप याद रखिए नार्सिसिस्ट कभी कंफ्यूज्ड नहीं होता है। नार्सिसिस्ट को हमेशा पता होता है कि मैं नार्सिसिस्ट को ये कभी इस बात को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होता कि वो एक सुपर हीरो है, कोई उसको कंफ्यूजन नहीं।
क्योंकि वो इसी बात को लेकर के अपने अंदर अंधापन, इसी ट्रिक में वो ये ट्रिक उसने अपनाता है और बाद में उसी ट्रिक को सच मान लेता है। तो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके अंदर ये कंफ्यूजन है, यही ये बताता है कि आप नार्सिसिस्ट नहीं है। जो कंफ्यूज्ड नहीं है उसके अंदर तो एक जीवंतता होती है। देखिए, सारे मिस्ट्री स्कूल्स में मैंने एक बात कॉमन सुना है कि कंफ्यूज्ड होने को बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, मैंने देखा है, मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले हैं मेरी जिंदगी में जो कि मुझे बहुत ही ब्राइट और बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहे हैं अपने जीवन में, और मैंने देखा है कि वो हमेशा अच्छा काम करते आए हैं। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि कंफ्यूज्ड, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे ये कहूँ कि हाँ आप नार्सिसिस्ट हैं, तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप मुझसे कहेंगे कि ठीक है सर ये बताइए आप, चूंकि हाँ आपने तो बता ही दिया कि मैं अब नार्सिसिस्ट हूं तो मैं क्या करूं। तो मैं कहूंगा आप ये टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, इससे आप अपने नार्सिसिज्म को कम कर सकें। तो आप वो टेक्निक अपनाने लग जाएंगे, उसको उससे अपनी ग्रोथ को इंश्योर करने लग जाएंगे। तो यही आपकी सीखने की क्षमता आपकी कंफ्यूजन के कारण है, और यही आपकी जीवंतता है जो आपके अंदर ग्रोथ लाती है। इसीलिए कंफ्यूजन अच्छा है, क्योंकि कंफ्यूजन आपको नॉलेज की तरफ ले जाता है, क्यूरियोसिटी की तरफ ले जाता है। जो बातें आपको बताई जाती हैं उसको आप अपनाते हैं, उससे आप सीखते हैं। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है। कभी भी किसी कंफ्यूज्ड व्यक्ति को बुराई मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर एक नॉलेज की पॉसिबिलिटी है, हो सके तो उसको वो नॉलेज दे दीजिए। तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत अच्छा है, ये आपकी जीवंतता की निशानी है। और जिसके अंदर जो जीवंत है वो कैसे डेड हो सकता है, वो सुपर हीरो की इमेज कैसे रख सकता है? क्योंकि जो सुपर हीरो की इमेज रखेगा वो तो डेड हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ में तो अब कोई ग्रोथ है ही नहीं, उसका तो समय रुक गया। आपका समय नहीं रुक रहा है, आप तो जीवंत हैं, आप नई नई बातें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो आप नार्सिसिस्ट हो नहीं सकते, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। नार्सिसिस्ट कभी कंफ्यूज नहीं होता। और रही बात नार्सिसिस्ट के जो टारगेट्स होते हैं जिनको कि वो अपना शिकार बनाता है, तो शिकार जो बनने वाले लोग होते हैं वो तो बेचारे संवेदनशील लोग होते हैं। यानी संवेदनशीलता का मतलब, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? वल्नरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब उनके सामने कठिन परिस्थिति आई, जो कि उसके शिकार हैं, टारगेट्स हैं, उनके सामने जब कठिन परिस्थिति आई तो उन्होंने फैंटेसी को नहीं चुना, झूठ को नहीं चुना, ड्रीम को नहीं चुना, सुपर हीरो की इमेज को नहीं चुना। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपनी संवेदनशीलता की वजह से अपनी असलियत को स्वीकार कर लिया। भले ही उस असलियत ने उनको तोड़ दिया हो, भले उस रियलिटी ने उनको चोट पहुंचाई हो, भले ही उस रियलिटी ने उनको झिंझोड़ करके रख दिया हो, लेकिन उन्होंने अपनी रियलिटी को स्वीकार कर लिया। तो फैंटेसी और वल्नरेबिलिटी दोनों में से टारगेट जो होता है, शिकार जो होता है, उसने रियलिटी को चुना, वल्नरेबिलिटी को चुना। मेरे हिसाब से ये वल्नरेबिलिटी को चुनना, भले ही आप कितनी बुरी दशा में हो, ये बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि जैसा कि रूमी ने एक बार कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, कि जो आपकी चोट है, जो आपका दुख है, उसको आप कम करके मत देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसी चोट के अंदर से, उसी दुख के अंदर से नॉलेज का प्रकाश जा रहा है। तो आप देखिए, मैं नॉलेज दे रहा हूं, आप दुखी हैं, आपकी उसी चोट में से मेरी नॉलेज का प्रकाश आपके अंदर जा रहा है। अगर चोट ना होती तो नॉलेज का प्रकाश ना जा रहा होता। तो ये चोट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चोट के अंदर से नॉलेज का प्रकाश जाता है। ये बेचारे जो टारगेट्स हो जाते हैं, इन टारगेट्स को, जैसे मैंने अभी आपको तेज सड़क पे कार चलाने वाले का उदाहरण दिया कि समझ में नहीं आता कि चीजें पास आ रही कि कार तेज जा रही है, इसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे ही इस कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट में ये जो टारगेट्स होते हैं, शिकार होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो रियलिटी से जुड़े होते हैं, वल्नरेबिलिटी से जुड़े होते हैं, ये बेचारे उसमें फंस जाते हैं। कैसे? क्योंकि नार्सिसिस्ट क्या होता है, अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है, अपने शिकार के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। वो कह देता है मैं नार्सिसिस्ट नहीं, तुम नार्सिसिस्ट हो। और चूंकि कंफ्यूजन रहता है, जैसे मैंने भी ड्राइवर और चीजों के बीच में उदाहरण दिया कि तेजी से आती हुई चीजों को तो में आप ये कह सकते हैं कि चीजों की गलती है, ड्राइवर की गलती नहीं है। वैसे ही जब एटमॉस्फेयर के अंदर, नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर जब एक तरीके की तेजी आती है, तो समझ में नहीं आता कि नार्सिसिस्ट कौन है। ये शिकार नार्सिसिस्ट है कि शिकारी नार्सिसिस्ट है, ये पता नहीं चल पाता। लेकिन आप चाहे भले ही पीपल प्लीजर हो, चाहे आप भले ही को डिपेंडेंसी की आपके अंदर प्रॉब्लम हो, आप चाहे भले ही शिकार हो गए हो,
मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इससे बाहर निकल सकते हैं, इससे बाहर निकलने का रास्ता है। देखिए, नार्सिसिस्ट के बारे में जैसे मैंने भी आपको बताया, तो नार्सिसिस्ट क्या चाहता है? नार्सिसिस्ट का एम ये है कि आपको वो पॉजेस कर ले, और पॉजेस करके आपके ऊपर कब्जा कर ले, आपके ऊपर नियंत्रण कर ले, और ताकि आप उसको सप्लाई देते रहें। क्या सप्लाई देते रहें? अटेंशन देते रहें, चाटुकारिता देते रहें, तो अपनी जीवन को उसके द्वारा नियंत्रित होने देते रहें, उसके ड्रीम वर्ल्ड में आप फिट हो जाएं। अब अगर आप अपने उस आपको इस तरह कब्जा करने से किसी तरीके से रोक सकें, तो फिर आप नार्सिसिस्ट के काबू करने की ताकत को घटा सकते हैं। अब एकेडमिक वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे, तो एकेडमिक वर्ल्ड कहता है कि ये सब कुछ नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि एकेडमिक वर्ल्ड नार्सिसिस्ट के ही लेवल पर रहता है। एकेडमिक वर्ल्ड प्रॉब्लम को बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही ध्यान से स्वीकार करता है, समझता है, लेकिन उसके पास सॉल्यूशन किसी बात का नहीं रहता। सॉल्यूशन कहाँ है? नेक्स्ट डायमेंशन में। जब अपनी नई डायमेंशन आप ऊंची करेंगे तब सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं? तो सॉल्यूशन कहाँ पे है? सॉल्यूशन सुप्रा एकेडमिक वर्ल्ड में है, सॉल्यूशन सुप्रा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में है, सॉल्यूशन सुप्रा इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में है। तो ये कठिन शब्द है, सुप्रा इंटेलेक्चुअल, सुप्रा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। ये कौन सा वर्ल्ड है? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड साइकोलॉजिकल वर्ल्ड से ऊपर का वर्ल्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि एकेडमिकली भले इसका सॉल्यूशन ना हो, लेकिन स्पिरिचुअली इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि एकेडमिकली जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, नार्सिसिस्ट बदल जाए तो चीजें ठीक हो जाएं। अब आप कोई टेक्निक अडॉप्ट कर नहीं रहे हो, नार्सिसिस्ट का समय रुका हुआ है, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? लेकिन अगर आप अपने आप को बदल सकते हो तो फिर प्रॉब्लम चेंज हो सकती है, प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो अपने आप को चेंज करने के लिए? आप उसके द्वारा पॉजेस करने की उसकी शक्ति को रोको, पॉजेस ना हो। कैसे पॉजेस करता है वो आपको? सबसे पहले जैसे सांप है, सांप किसी को पहले काट लेगा, जैसे ही काटेगा तो सुन्न हो जाएगा वो आदमी, उसकी क्षमता कुछ करने की खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे। तो हमें क्या काम करना है? अपने यही वैसे ही ये सांप है, ये सांप नार्सिसिस्ट रूपी सांप हमको काट लेता है, हम सुन्न हो जाते हैं। तो इसका जहर किस चीज के जहर से ये हमें काटता है? ये हमें नेगेटिव इमोशंस का जहर, जब दांत गड़ाता है तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस का जहर फैल जाता है, हम नीले पड़ जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं। अब अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को रोक ले, तो नेगेटिव इमोशंस को अगर हम रोक लें तो हम सुन्न नहीं पड़ेंगे। जब हम नेगेटिव इमोशंस को अपने रोक लेंगे, सुन्न नहीं पड़ेंगे, तो फिर ये हमको पॉजेस नहीं कर पाएगा। जब ये हमें पॉजेस नहीं कर पाएगा तो फिर हमें ये चाटुकारिता और अटेंशन देने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। जब ये मजबूर नहीं कर पाएगा तो अपने इसके ड्रीम वर्ल्ड में हम फिट नहीं हो पाएंगे। जब हम ड्रीम वर्ल्ड में फिट नहीं हो पाएंगे तो फिर हम इसके लिए यूजलेस हैं, तो अपने नार्सिसिज्म का असर ये हमारे ऊपर दिखा नहीं पाएगा। कोई अपने ड्रीम वर्ल्ड में मगरमच्छ को थोड़ी ले जाना चाहता है। मगरमच्छ जाएगा ड्रीम वर्ल्ड को, ड्रीम के शीशे को सब तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। तो आप जब थोड़ा मगरमच्छ टाइप के हो जाएंगे, थोड़ी शक्ति इकट्ठी कर लेंगे, तो कहाँ आपको अपने ड्रीम वर्ल्ड में ये ले जा पाएगा? और शक्ति इकट्ठा करना आसान है। कैसे? टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टेक्निक से आप चेंज होंगे। टेक्निक क्या है? मैंने विटनेसिंग कॉन्शियसनेस एक टेक्निक है जिसमें आप अपने सेल्फ को सही तरीके से समझ पाते हैं कि आपका सेल्फ क्या है। आप जो है, जो चीज बदलती है वो सब आप नहीं है। शरीर बदलता है, आप नहीं है। मन बदलता है, वो आप नहीं है। तो आप क्या है? शरीर और मन को देखने वाले आप सेल्फ हैं। तो जब ये बात आप समझ जाते हैं तो फिर आप अपनी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस के अंदर जीते हैं। विटनेसिंग कॉन्शियसनेस के अंदर जीते हैं तो आपके शरीर मन में जो चीज हो रही है उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। शरीर और मन के ऊपर ही लोग टारगेट कर पाते हैं, नार्सिसिस्ट टाइप के प्रेडेटर्स, शिकारी जो है इसके ऊपर टारगेट कर पाते हैं। तो जब आप शरीर और मन है ही नहीं, तो एक तरीके से इनके टारगेट का जो असर है वो तो आपके पड़ोसी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि आपका शरीर और मन तो आपके पड़ोसी की तरह है, आप तो इनको देखने वाले हैं, इनसे अलग हैं। तो इसे कहते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को हमें सीखना जरूरी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जिसको मैंने लिंक में दिया। फिर मैंने जाप के बारे में बात की है, इसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के माध्यम से आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो फिल्टर आउट होना शुरू हो जाता है। आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनके ऊपर आपको कंट्रोल आ जाता है। आपके जो अंदर नेगेटिव विचार चलते हैं उनके ऊपर आप थोड़ा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये सब करने लग जाते हैं धीरे 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 धीरे,
तो शक्ति इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं। जब शक्ति इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं तो आपको हिप्नोटाइज करना, अपने वर्ल्ड में ले जा पाना, कन्विंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है। तब आप उसी की टेक्निक से उसको भी जवाब देना धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे वो आपके ऊपर टारगेट कर रहा है, कुछ आपको कह रहा है, नहीं तो आप जवाब देते हैं, नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ा, तो उसने कहा मैं आपको घर से निकाल दूंगा अभी, तो आप थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले पूरा बवाल काट चुके होते हैं, एक बात में आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, तो उससे क्या होता है कि एक डर पैदा होता है कि ये तो काफी देर बवाल काटने के बाद मेरी बात मानेगा, तो धीरे धीरे आदमी कोशिश करना भी बंद कर देता है। तो इस तरीके की जब हम टेक्निक लगाते हैं, जब हमारे अंदर थोड़ी शक्ति आ जाती है, तो हम थोड़ा स्ट्रैटेजिक हो जाते हैं कि कब कितनी देर तक लड़ना है, कब पीछे हटना है, ये सब हम टेक्निक सीख जाते हैं और बस धीरे धीरे हम जीतना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके की चीजों से हम उबर जाते हैं।